नमस्कार दोस्तों। आज दरअसल सुभाष की बात करने के लिए मैं जंगल में हूँ और जंगल जो है ये जो छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की सीमा से देवरी से आगे नागझीरा जो साकोली से अंदर की ओर है, वहाँ पर मूबा एक रिसॉर्ट है जो कि पहाड़ियों के बीच जंगल के बीच है। नागझीरा जो है वो टाइगर जो कहना चाहिए कि अभ्यारण्य है, जहाँ पर कि बहुत सारे टाइगर और बहुत सारे जीव जंतु और जहाँ पर खास करके बर्ड जो हैं वो आसपास बहुत ज़्यादा है, घने जंगल है। चूँकि नागझीरा एक टाइगर प्रोजेक्ट है और एक सुरक्षित अभ्यारण्य है, इसके आसपास बहुत सारे अभ्यारण्य हैं जो बहुत ही एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। यदि हम थोड़े दूर जाते हैं तो हमको कान्हा दिखता है और थोड़ा सा अगर हम सिवनी की तरफ बढ़ते हैं तो हमको पेंच दिखता है। इधर हम आगे जाते हैं तो नवा गांव दिखता है। तो अलग अलग तरह से आगे उसके नागपुर के पास जाते हैं तो ताड़ोबा दिखता है। तो हम देखते हैं कि ये जो चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, ये जो सीपी बरार का एरिया है ये वन आच्छादित है। यहाँ पर काफी वन है, इसलिए हम देखते हैं कि अगर हम नक्सलाइट प्रॉब्लम की भी जब बात करते हैं तो वो वनों से लगे क्षेत्र, चाहे वो बालाघाट जिला हो, चाहे मंडला हो, चाहे गढ़चिरौली हो, भंडारे का ये भाग हो, ये सारी जगहों पर कहीं ना कहीं जंगल के बीच जो लोग मूवमेंट करते हैं वो रहते हैं। जल जंगल जमीन का आंदोलन भी हमको कई बार ऐसी जगह दिखता है। पर अब धीरे धीरे ये सारी जगहों पर पर्यटक आ रहे हैं और ये मूबा जैसे जो रिसोर्ट हैं, जंगल रिसोर्ट हैं, ये प्रकृति की गोद में हमको ले जाते हैं और जिस खूबसूरती से इसको डिजाइन किया गया है या बनाया गया है वो अद्भुत है। दरअसल ये नागपुर से 120 किलोमीटर दूर है, रायपुर से 180 किलोमीटर है, बालाघाट से 80 किलोमीटर है, गोंदिया के नजदीक है। तो यहाँ पर आना आसान है। यदि हम साकोली आ जाते हैं हाईवे पे और वहां से अंदर की ओर चलते हैं तो नागझीरा आता है। अभी 3 दिन पहले मुझे बारनवा पारा जाने का भी मौका मिला। बारनवा पारा भी एक नए तरह से पर्यटक स्थल के रूप में हुआ है, वहां पर्यटक ग्राम भी बनाया गया है और वहां पर भी बहुत सारे जानवर हमको देखने मिले। अभी वहां पर वाइल्ड बफेलो जो है उसको भी लाके रखा गया है और तरह तरह के प्रयोग हो रहे हैं। अभी हमने देखा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने ऊनो में चीते लेके आए, जिसकी बहुत चर्चा हुई। यहाँ पर भी सुनते हैं कि नागझीरा में ताड़ोबा से 2 शेरों को लाकर छोड़ा जाने वाला है। तो अभी पर्यटन की अनंत संभावनाओं को देखते हुए, पर्यटकों के बढ़ते रुझान को देखते हुए देश दुनिया में जहां कहीं भी जंगल है, झरने हैं, पेड़ पहाड़ हैं और जहां पे थोड़ी टूरिस्ट सुविधा है, आवागमन के साधन है, लोग वहां जा रहे हैं। अभी हमने देखा कि जो पहाड़ों पर जोशीमठ का भी हमने हाल देखा कि पहाड़ों पर बहुत तेजी से लोग बढ़ रहे थे, पहाड़ों पे भार बढ़ रहा था और चूंकि हिमालय की तराई में जो स्थित हैं बहुत सारे पहाड़, उन पर तरह तरह के दबाव हैं, तो वहां पर भी आए दिन कोई घटना होती रहती है। तो अब ये देखा जा रहा है कि पहाड़ के अलावा वो कौन सी जगह हो सकती है जहां पर लोग जाएं। हम देखते हैं कि कान्हा के प्रति लोगों का बहुत रुझान होता है। केवल बरसात में कान्हा जो है वो बंद होता है। तमाम जितने रिसोर्ट जंगल में अभ्यारण्य हैं वो बरसात के समय, क्योंकि वहां पक्की रोड नहीं बनाई जा सकती अंदर और वहां पर जानवरों के लिए भी आवागमन जो है आसान रहे, वो बाधित ना हो, ध्वनि से बाधित ना हो, ये कोशिश होती है। तो हम देखते हैं कि 1 नवंबर से अमूमन सब जगह जो है वो अभ्यारण्य खुलते हैं। तो यहाँ पर लोगों का लगातार आना जाना बना हुआ है। अभी चाहे हम बारनवा पारा की बात करें, चाहे हम कान्हा की बात करें, चाहे इस नागझीरा के इस रिसोर्ट की बात करें, चाहे सलीम अली साहब जो कि नवा गांव में जिनका पक्षियों के लिए जिन्होंने वहां पर काफ़ी काम भी किया और पक्षियों को लेकर वो लगातार जो है वहां पर उपस्थिति उनकी दर्ज होती है। तो हम देख रहे हैं कि हमारे देश के पर्यटकों में अब जो है वो सोचते हैं कि हम ऐसी जगह चलें, परिवार के साथ ऐसी जगह जाएं जहां पर हमको मोबाइल का नेटवर्क ना भी मिले तो चलेगा, क्योंकि लोग ऊब गए हैं। हर आधे घंटे में लोग अपना मोबाइल उठा के देखते हैं कि कोई नया नोटिफिकेशन आया क्या। तो ऐसे समय लोग देख रहे हैं कि हम शांति और सुकून की कौन सी जगह जा सकते हैं।
तो वो जगहें होती हैं, ये हमारे अपने जंगल। हम देख रहे हैं कि कश्मीर में भी इस बार पर्यटकों की संख्या बहुत बढ़ी है। तो तमाम जगह पर्यटक जो है निकल रहे हैं। और ये मौसम जो है अभी गर्मी तक हम देखेंगे कि अभी थोड़े दिन जब बच्चों की परीक्षा आएगी तब हो सकता है कि कुछ लोग कम जाएं, पर अभी लगातार हर जगह पर्यटक जा रहे हैं। तो ये मौसम जो है वो पर्यटन की दृष्टि से बहुत बढ़िया है। और लोगों को इस रिसोर्ट में भी हम देखते हैं कि जो हमको तालाब दिख रहा है, यहाँ पर लेपर्ड, यहाँ पर बाकी जानवर पानी पीने के लिए आते हैं रात के समय। तो आप यहाँ रहकर भी अपने कमरे के बाहर से भी आप पक्षियों को, पशुओं को देख सकते हैं। तो एक अपने तरह का एक आनंद की अनुभूति है। तो दरअसल जब हम ऐसी जगह आते हैं तो एक बार अपने बारे में सोचते हैं, क्योंकि हमको जो मशीनी आपाधापी है या हमारे जीवन में जितनी भागा दौड़ है उसमें कई बार हमको ये करना भी चाहिए, और लोग कर रहे हैं कि अब लोग अलग अलग समूह में परिवार के साथ, दोस्तों के साथ ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ थोड़ा सुकून हो, जहाँ वो आत्मीय क्षण बिता सके, जहाँ पर मोबाइल की कनेक्टिविटी उस तरह से ना हो, लोग उनको डिस्टर्ब ना करें। तो मुझे लगता है कि मनुष्य का प्रकृति के प्रति प्रेम बढ़ा है। पर यह भी बात सही है कि जब आबादी का दबाव बढ़ा है तो प्रकृति के साथ बहुत सारा खिलवाड़ भी हो रहा है। और कुछ चाहे वो भू माफिया हो, जंगल माफिया हो, खनन माफिया हो, तो ये सारे लोग जो कुछ हमारी प्रकृति है उसके साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं। ये प्रकृति से उनको उस तरह का प्रेम नहीं, ये पूरी प्रकृति को उलीच लेना चाहते हैं। ये जंगल को अपनी जेब में भरना चाहते हैं, ये खदानों को अपनी जेब में भरना चाहते हैं, ये कोयले को अपने रुपये में तब्दील करना चाहते हैं। पर अगर प्रकृति रहेगी, शुद्ध ऑक्सीजन हमको मिलेगी, एक एनवायरनमेंट मिलेगा, और अगर हम इकोसिस्टम में विश्वास करते हैं तो हमको ये भी समझना पड़ेगा कि अगर हमने प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया, हमने पशु पक्षियों के साथ खिलवाड़ किया, उनका शिकार अगर हमने अवैध तरीके से बंद नहीं किया जो हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं हमारे जो प्राकृतिक संतुलन है उसको गड़बड़ाएगा। तो हमको जब मौका मिले, जब आपको कहीं भी मौका मिले, आप अपने आसपास के जंगल में, झरनों के पास, नदी के पास, हम देखते हैं कि हम नदियों की पूजा करते हैं, पर हमारे यहाँ जितना नदियों को हम दूषित कर रहे हैं, तालाब हमारी जो है छत्तीसगढ़ में यदि मैं बात करूं तो वो हमारी जीवन पद्धति का छत्तीसगढ़ के अंग है। अनुपम मिश्र की किताब है कि तालाब अभी भी खरे हैं, पर उसके बाद हम देखते हैं कि तालाबों के साथ उसको पाटा जा रहा है, उसके पानी को और दूषित किया जा रहा है। नदियों में भला ही हम नमामि गंगे की बात करें, उसके लिए डिपार्टमेंट बनाए, पर गंगा के साथ भी जो है लगातार खिलवाड़ हो रहा है। बहुत सारी नदियां जो है हमारी, वहां पर बहुत सारी फैक्ट्रियों के गंदे पानी आते हैं। जंगल में लोग आते हैं, वहां पर प्लास्टिक फेंक के चले जाते हैं, जानवरों के साथ सोचते हैं खिलवाड़ करें। दरअसल अगर हमने जानवर कभी भी किसी पर अपनी तरफ से हमला नहीं करते। अभी हमने देखा कि 12वां पारा में हमें भालू मिला बीच सड़क में, हमने देखा कि बहुत सारे हिरण मिले, जंगली सुअर मिले, बहुत सारे जानवर मिले, नील गाय देखने मिली। यहाँ पर भी पर्यटकों को बहुत सारी पक्षी भी देखने मिलते हैं, बहुत सारे पशु भी देखने मिलते हैं, पर वो तब तक आप पर हमला नहीं करते जब तक कि आप उनके साथ छेड़छाड़ ना करें। मुझे अज्ञे की एक कविता याद आती है कि सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं, शहर में बसना तुम्हें आया नहीं, एक प्रश्न पूछूं उत्तर दोगे, कहां से सीखा डसना, ये विष कहां से पाया। तो दरअसल जो कहना चाहिए कि शहरी सभ्यता, या कहें कि जो बर्बर सभ्यता है, उस सभ्यता से जो लोग अपने को मशीनी बना रहे हैं, जो प्रकृति के संतुलन को, पशु पक्षियों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं, या जो बहुत मुनाफा कमाना चाहते हैं, वो लोग इस तरह की चीजों में लिप्त हैं। पर जिनको, चूंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, प्रकृति से उसको प्रेम है, वो प्रकृति के बीच में ही बड़ा हुआ है। अभी भी हम देखते हैं कि हमारे देश के बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो गांव में निवास करता है, यानी वो कहीं ना कहीं जंगल के करीब है, नदी के करीब है, नालों के करीब है। तो यदि हमने अपनी प्रकृति को बचाया तो हम बहुत कुछ बचा लेंगे। आने वाली पीढ़ियों के लिए भी हम वो सब चीजें बचाएंगे जो कि एक बचाना हमारी जिम्मेदारी, जो हमारे पुरखों ने किया वो काम हमको करना है। तो मुझे लगता है कि इस तरह की जगहें जो है वो और विकसित होनी चाहिए। पर्यटन की दृष्टि से भी, प्रकृति प्रेम की दृष्टि से भी। हम जिन
पेड़ों के बीच में रहते हैं, जिन पौधों के बीच में रहते हैं, हम सालों साल ये नहीं जानते कि वो किस प्रजाति के हैं, उनका नाम क्या है, पर हम उनके साथ रहते हैं और इनके साथ रहते रहते हमारा एक तादाद में स्थापित होता है। तो जब एक नरेश सक्सेना की एक कविता है कि जब एक पेड़ कटता है तो उसके साथ ऐसा लगता है, क्योंकि वो जब जाता है अपनी अंतिम यात्रा में तो वो पेड़, जिस मनुष्य को जलाया जाता है उसके साथ एक पेड़ भी जलता है। तो वो अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं कि मुझे जो है आप दूसरी तरह से जला दें, दफन कर दें, पर कि मेरे पेड़ को ना काटें। दरअसल हम अगर अपनी प्रकृति के प्रति सजग हैं, समर्पित हैं, तो हमको निश्चित रूप से ये जो कुछ जंगल है इसको बचाना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ में जो है एक बड़ा चूंकि भूभाग है जो जंगल से घिरा हुआ है और उसमें बहुत सारे जानवर रहते हैं। हम जब अतिक्रमण करते हैं, अभी हम हाथी की समस्या से जूझ रहे हैं, तो दरअसल हाथी क्यों आ रहे हैं? हम देखते हैं कि हाथी कल रायगढ़ में दिखा, तो हाथी शहर की तरफ क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने हाथी के रहने की जगह पे उसके लिए जो एक कॉरिडोर बनना था वो नहीं बनाया, हाथी को जो भोजन मिलना था वो नहीं मिला, तो हमने ध्यान नहीं दिया। हम देखते हैं कि बहुत सारे जो जानवर वो शहर की तरफ कई बार रुख करते हैं, क्योंकि शहर में जो है जंगल की तरफ जो है शहर बढ़ता जा रहा है। तो निश्चित रूप से हमको ये ध्यान देना पड़ेगा, हमको अपनी प्रकृति को सजाना पड़ेगा, संवारना पड़ेगा और हमको अपने प्रकृति के प्रेम को दिखाना पड़ेगा। अभी बहुत अच्छा हुआ कि हमने जब 12 पारा में पर्यटन ग्राम देखा और वहाँ की तमाम व्यवस्थाएं देखी, तो हमको लगा कि इतना नज़दीक रायपुर से अगर हम देखते हैं कि 1.5-2 घंटे की दूरी पे पिथौरा के पास है, उसी तरह ये नागजीरा जो है ये भी छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के बिल्कुल करीबी है। अगर हम रायपुर से आते हैं तो हम यहाँ रायपुर से 3 घंटे के भीतर पहुँच जाते हैं और ये नागजीरा में मैं यहाँ खड़ा हूँ। तो ये जगह मुझे लगता है कि प्रकृति के बहुत नज़दीक है। आप यदि प्रकृति से प्रेम करते हैं तो और आप थोड़ा प्रकृति के नज़दीक जाते हैं तो आप वीकेंड पे आप ऐसी जगह आ सकते हैं। यहाँ पर रुकने की बेहतर व्यवस्था है। यहाँ पे हमारे पास जो है ऐसा पर्यावरण है जो हमको बहुत आह्लादित करता है, हमको बहुत सारे जानवर भी देखने मिलते हैं। और मैं कई बार ये भी कहता हूँ कि यदि कान्हा में शेर देखने ना भी मिले तो क्या फ़र्क पड़ता है, इतनी सारी प्रजाति के पेड़ पौधे और बहुत सारे जीव जंतु हमको देखने मिलते हैं, बहुत सारी चिड़िया, बहुत सारी तितलियाँ, ये सब कुछ जो है हमको कहीं ना कहीं प्रकृति से जोड़ती हैं। तो मैं फिर ये कहना चाहता हूँ कि आज मैं प्रकृति के बीच में हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप भी अपने परिवार के साथ समय निकालें, प्रकृति से प्रेम करें। प्रकृति बचेगी तो हम बचेंगे, पूरा पर्यावरण बचेगा। और ये चिंता हम सबको करनी होगी कि यदि हम अपने पर्यावरण को बचाना चाहते हैं, अपनी प्रकृति को बचाना चाहते हैं, जीव जंतु को बचाना चाहते हैं, तो हमें इकोसिस्टम का पालन करना पड़ेगा। हमें देखना पड़ेगा कि हम कहीं पर भी इतना ज़्यादा तो नहीं दोहन कर रहे हैं या इतना ज़्यादा तो हम जंगल को क्षति नहीं पहुंचा रहे, या विकास के नाम पर हम बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं तो नहीं बना रहे, सड़कें बना रहे हैं, और जो जिनके रहने की जगह है हम उनको कहीं उससे बेदखल तो नहीं कर रहे हैं। जो लोग विस्थापित हैं वो विस्थापन के दर्द को जानते हैं, वो जानते हैं कि जब एक जगह से किसी को हटाया जाता है तो उसका विस्थापन क्या होता है। तो हमको जल जंगल जमीन की रक्षा करते हुए अपनी प्रकृति को बचाने का संकल्प लेना चाहिए और हमको ऐसी जगहें खोजनी चाहिए और विकसित करनी चाहिए जहां पर आकर हम सुकून के साथ रह सकें। नमस्कार।